अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, माशी अबतरी और ऑपोजिशन की तनकीद के खिलाफ हुकूमत ने अवाम के सामने नया बयानिया पेश करने का फैसला कर लिया है। आज वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम ने हिदायत की कि पार्टी तर्जुमान अवाम को आइंदा माह महंगाई में कमी से मुताल्लिक बताए। साथ ही वजीर आजम का कहना था कि हमारी माशी टीम की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। वजीर आजम ने पार्टी को अपनी ब्रांडिंग की भी हिदायत दी है। उनका कहना था कि आपका ब्रांड वजीर आजम है जो चोर डाकू नहीं है। ऑपोजिशन अपने चोर डाकू और करप्ट रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ देती है। वजीर आजम का कहना था कि ऑपोजिशन को किसी सूरत हावी नहीं होने दें, उन्हें आईना दिखाएं। आपका लीडर ऑपोजिशन के लीडर्स जैसा नहीं है। सवाल यह है कि क्या वजीर आजम की शख्सियत को माजी की तरह जाएगा, क्योंकि माजी में वजीर आजम की शख्सियत के हवाले से ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए जाते रहे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा क्या फरमाती हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इमरान खान के अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट करिश्मेटिक मैन। वो तो जब आते हैं बहरान के अंदर, जिस तरीके से उनकी किलर स्माइल है, जिस तरीके से वो चल के आते हैं, सारी दुनिया को पता है इतना रोब और दबदबा और इतना करिश्मा होता है उनके पर्सनैलिटी का कि हम अपना जो हमारे जहन में कोई डाउट होता है ना, वो वेव आप लोगों को डाउट। वज़ीर आज़म की वॉक टॉक, उनकी किलर स्माइल से मुतालिक ज़रताज गुल साहिबा क्या फरमा रही थी, आपने देखा। वज़ीर आज़म की स्माइल किलर नहीं थी, बल्कि हुकूमती तर्जुमानों के मुताबिक मुल्क में रिस्क की फरावानी, वक्त पर बारिशें और खुशहाली भी वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से ही होती रही है। कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। मैं समझती हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदके की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिशें शुरू कर देता है। तो मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। वज़ीर आज़म हैंडसम है, महंगाई है तो क्या हुआ, वज़ीर आज़म की स्माइल तो किलर है। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म खुद बड़े हैंडसम है। तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बार फिर ब्रांड के तौर पर पेश करने के अलावा आवाम के सामने एहतसाब का बयानिया पेश करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर ऑपोजिशन जमातों की करप्शन पर हुकूमती मुकर्ररीन की शोला बयानी देखने को मिल रही है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फिर मुल्क में करप्शन को माशी खराबी की वजह करार दिया। उन्होंने दावा किया है कि मुल्क में सब्जियां बेचने से या आटा खरीदने से मुल्क तरक्की नहीं करता, कि तरक्की का राज सिर्फ लूटा हुआ पैसा वापस लाने में। ने आगे बढ़ना है तो जब तक वो दुनिया को चीजें ज्यादा बेचेगा नहीं, वो आगे कैसे बढ़ सकता है। अभी भी मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर चीजें, हम सब्जियां बेच रहे हैं और प्याज बेच रहे हैं, इससे तो मुल्क की दौलत ही बनने लगी। मुल्क तो तब आगे बढ़ेगा जब वो इंडस्ट्रियलाइज करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक बहुत बड़ा मसला है गरीब मुल्कों का। आगे उनकी एलीट पैसे चोरी करके बाहर भेज देती, वो भी एक हमारा ही नहीं सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का ये मसला बना हुआ है। यही वो बयानिया है जो ना सिर्फ वजीर आजम इमरान खान का था बल्कि उनकी टीम का भी था। और हुकूमत में आने से पहले इसी बयानिए पर तहरीक इंसाफ ने वोट लिए थे। मुराद सईद साहब भी इससे मुताल्लिक कुछ कहा करते थे। वो क्या कहते थे वो भी आपको दिखाते हैं। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान में यौमिया 12 अरब करप्शन होती है। अगले दिन जब इमरान खान अपने ऑफिस जाएंगे तो सबकी फाइलें बुलाएंगे और हिसाब किताब शुरू कि बेटा जरा बताओ, ये नहीं कि मनी ट्रेल, नेब जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये लंबी कहानी नहीं चाहिए। जरा बताओ कि आपकी तनख्वाह इतनी थी, महीने के इतनी, साल की इतने, ये बाकी पैसा कहां से आया, नहीं बताया, लटकाओ इनको। हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। 3.5 साल हो गए हैं। मुराद सईद साहब कहा करते थे कि पहले ही रोज जब मेरा कप्तान आएगा तो वो कहेगा कि निकालो पैसे वरना टांगो इनको। 3.5 साल हो गए हैं। बड़ा सादा सा सवाल है कि कितने पैसे हैं जो आज तक बरामद किए गए हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज बरमला एतराफ़ कर लिया है कि करप्शन का बयानिया, जो एंटी करप्शन ड्राइव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक प्रोमिनेंट नैरेटिव था, लेकिन वो उनको एहसास हो रहा है कि हम पैसे नहीं निकलवा सके। फवाद चौधरी साहब ने आज ही के दिन में क्या कहा है, वो कैसे निगेट कर रहे हैं इन तमाम तर नैरेटिव्स को आपके सामने रखते हैं।
एक एहतसाब के एजेंडे के ऊपर इलेक्शन जीते हैं। हमारा वोटर समझता है कि एहतसाब का अमल मुकम्मल होना चाहिए, बल्कि हम पे ये तनकीद है कि हम अभी तक पैसे वापस नहीं ला सके। जो नवाज शरीफ, बाज शरीफ और जरदारी साहब ने, ओमनी ग्रुप ने, इनमें से बहुत सारे पैसे वापस आए भी, लेकिन मरकजी मुल्जमान है क्योंकि वो बाहर हैं, तो लोग, आम आदमी इस प्रोसेस से मुतमईन नहीं। मरकजी मुल्जिमान क्योंकि बाहर हैं, इसलिए आम आदमी इस सारे के सारे प्रोसेस से मुतमईन नहीं है। फवाद चौधरी साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि असल में उनकी कारकर्दगी, जो एंटी करप्शन ड्राइव पर उनकी कारकर्दगी, एहतसाब के बयानिए पर उनकी कारकर्दगी कुछ अच्छी नहीं रही है और आवाम सवाल तो करेंगे। लेकिन कुछ और स्टेटमेंट्स भी थे एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, तो कुछ और वादे भी वो इमरान खान साहब को, उनकी हुकूमत को याद कराना चाहते हैं। उनमें से कुछ वादे जरा आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में बिजली भी सस्ती, पाकिस्तान से गैस भी सस्ती, यहाँ इन्होंने टैक्स लगा लगा के बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तो मेरी फैक्ट्री में जो भी मैं चीजें निकालूंगा वो कैसे मुकाबला करेंगे हिंदुस्तान का। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। मैंने तो बिजली का बिल जला दिया, मेरी तो बिजली कट गई है, मेरी बिजली कट गई है, मोमबत्ती में गुजारा होता है, यूपीएस भी नहीं काम करता, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा ये एहतजाज है, मैं वो काम कर रहा हूं। मैं हर उस पाकिस्तानी के साथ खड़ा हूं जो बेचारा आज बिजली का बिल नहीं दे सकता, क्योंकि चोरी कोई करता है, कीमत बेचारी गरीब अवाम देती है। मैं उनके साथ आज खड़ा हूं। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अपना बिल जलाकर खुश थे। आज बड़ा सादा सा सवाल है कि क्या आज वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब गरीब आवाम के दिल जलाकर खुश हैं? हुकूमती दावों के बरक्स अब आवाम को शदीद मायूसी का सामना करना पड़ रहा है कि हुकूमत की मुतय्यन मुद्दत का 2/3 अरसा गुजर जाने के बावजूद ना तो एहतसाब का अमल मुकम्मल हो सका है और ना ही करप्शन के खात्मे का बयानिया खातिर खा नताइज सामने ला सका है। साबिका हुकूमतों पर तो इल्ज़ाम तवातुर के साथ लगाया जाता रहा है कि उन्होंने कौमी वसाइल को बेदरेग लूटा और करप्शन के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया और बहुत से मुकदमात कायम करके साबिका हुक्मरानों को कैदो-बंद के मराहिल से भी गुजारा गया, लेकिन ना तो लूटी गई दौलत वापस आ सकी और ना ही करप्शन पर कोई बंद बांधा जा सका, बल्कि उल्टा इस करप्शन की होशरुबा कहानियां मौजूदा हुकूमत के दौर में भी सामने आने का इंकशाफ होता रहा है। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ नाकामियों का एतराफ़ करके आवाम को नया बयानिया दे रही है? क्या आवाम तहरीक इंसाफ की वजाहतों से मुतमईन हो सकेंगे? सवाल तो यह भी है कि नाकामियों का एतराफ़ इस वक्त क्यों किया जा रहा है? नाकामियों के एतराफ़ और करप्शन के खात्मे के असर नौ आज़म के साथ ही हुकूमत ने अमली तौर पर ऑपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से डीजी नायब लाहौर सलीम शहजाद की जगह सलीम अहमद को नया डीजी तैनात किया गया। हुकूमत की ख्वाहिश है कि नए डीजी नायब शहबाज शरीफ को अगले आम इंतखाबात से कबल तरजीही बुनियादों पर एहतसाब अदालत लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से बदउनवानी केस में नाअहल कराएंगे। यही नहीं बल्कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत देने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी किया गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अभी तक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वफाकी हुकूमत ने इस ज़मन में कौमी असम्बली में कायदे इस्बे इख्तिलाफ के खिलाफ अदालती कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त देने का फैसला किया है। अब ये इक़दामात क्या फिर से आवाम की नज़रों में धूल झोंकने के मुतरातिफ हैं या ये कंक्लूसिव हो पाएंगे? क्या हुकूमत सिर्फ और सिर्फ आवाम को बयानियों के अंदर उलझाना चाहती है, पैकिंग नहीं करके उन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ फिर से मैदान अमल में आना चाहती है, या वाकई कुछ कंक्रीट स्टेप्स हैं जो हुकूमत ने लेने के लिए सोच रखा है? बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम आवाम को जो चैलेंजेस हैं, क्या उसका जवाब ये हो सकता है जो इमरान खान साहब आज अपनी कोर टीम को कह रहे हैं कि जाइए और बताइए कि आपका वज़ीर आज़म ब्रांड है, उसकी स्माइल बड़ी क्लियर है, उसकी वॉक, उसकी टॉक और सरापा हैंडसम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब? बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बड़े सब्र से आपकी गुफ्तगू सुनी है, पैमाना सब्र लबरेज़ है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ कहना चाहता हूँ वो आज क्या गुजरूँ मैं। एक बात तो यह है कि बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि उनकी पार्टी के लोगों को अब जाके दुनिया को ये बताना चाहिए, ख़ासतौर से पाकिस्तानियों को, कि आपका वज़ीर आज़म बहुत हसीन, बहुत जमील है और उसके हुस्न से मुतासर होकर आप आंखें बंद कर लीजिए और जो सदमा भी आपको रोज़ाना मिले उस पर आप सब्र करें। मुझे तो डर ये है कि कहीं ये मोदी साहब को फ़ोन करके ये ना कह दें कि अभी जो वो मिस यूनिवर्स बनी है उसको वज़ीर आज़म बना दें, क्योंकि हुस्न के ज़रिए ही आवाम के सारे मसाइल हल होते हैं। एक बात तो ये है कि उनको अब वक्त है कि वो इन सारे जो ये अफसानवी जो फीलिंग और जो उन्होंने बयानिए बनाने की कोशिश की है उससे बाहर निकल आएँ। 2-3 बातें मैं जल्दी अर्ज़ कर दूँ आपके जवाब में। एक तो ये कि आप लोग जो है ना इमरान दुश्मनी से बाज नहीं आते, और आप तो बिल्कुल ख़ास तौर से नहीं आते, और आपको देख के हम भी नहीं आते। भाई खुदा के लिए आप जहाज़ में बैठें और जाएं, आपको पाकिस्तान में एक चप्पा नहीं मिलेगा खाली ज़मीन का जहाँ दरख्त नहीं है।
इसलिए कि उन्होंने बिलियन ट्री लगा दिए नौकरियों के लिए। यार एयरपोर्ट्स पर जाके देखें, जहाज़ों की कतारें लगी हुई हैं यार, लोग नौकरियां ढूंढने आ रहे हैं, आपको नज़र ही नहीं आते हैं। 90 दिन में उन्होंने जनूबी सूबा बना दिया, 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दी, 90 दिन में लोकल बॉडी के इलेक्शन करा दिए। और क्या चाहते हैं आप उनसे? भाई ये कहने की हद तक ही था ना, उन्होंने करने के लिए थोड़ी कहा था। तो हो गया सब कुछ, आप भी एज्यूम कीजिए कि सब कुछ हो गया। वखार साहब, इस किस्म की फॉल्स दुनिया में अब हम मजीद नहीं जी सकते, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये इदराक होना चाहिए कि आपका सौदा जितना बिकना था बिक चुका। अब ये आपके बयानियाँ शयानियाँ बिकने वाले नहीं हैं। लोग यहाँ तक आए हुए हैं। ये स्टूडियो से बाहर निकल के मेरे साथ चलें आप, जिस मर्जी किस्म के 5 लोग आप रोक लीजिए और उनसे पूछिए कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है आपके लिए, वो आपको बताएंगे इतनी इतनी बड़ी गालियों के साथ। ये जो एक अफसानवी दुनिया में रहते हैं ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो उनके इर्द गिर्द जिनके आपने कुछ नमूने दिखाए भी हैं अभी, वो उनको कहते हैं ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क चाहे तबाह हो रहा है और नेहरू बंसरी बजा रहा है, वो कहते हैं जाएं जाके बताएं कि मैं बहुत हसीन हूं, इसलिए आप चुप रहें। वखार साहब देखिए, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको ब्रीफिंग दी है और फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि रावी चैन लिख रहा है इकोनॉमी हमारी टेक ऑफ करने के करीब है, बहुत बेहतर हो जाएगी। और खान साहब ने कहा है कि जाइए पब्लिक को ये बताइए। फिर ऑपोजिशन क्यों तनकीद कर रही है? आपको लगता है कि ऑपोजिशन समेत पब्लिक अब दे विल बी सैटिस्फाइड विद दिस? देखिए, पहली बात तो ये कि ना तो वो वजीर खजाना हमारे हैं, वो IMF के नुमाइंदे अपना काम कर रहे हैं ढंग से। यही हाल उन्होंने स्टेट बैंक का कर दिया है, उसको गिरवी नहीं रख दिया, उसको आउटसोर्स कर दिया है IMF के पास। जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ वो यही कहेंगे ना कि जनाब हमारा तो सूरत हाल जो है वो ऑल इज़ वेल। वही जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया है, कोई कनेक्ट नहीं है इनका पब्लिक के साथ, ना वजीर ख़जाना का, ना प्राइम मिनिस्टर के मशीरों का, ना खुद प्राइम मिनिस्टर का। वो एक विशिष्ट सर्कल में रहते हैं, उन्हीं के प्रोपोगंडे को तस्लीम करते हैं। बड़े बड़ी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ जो लोग बर्बाद हुए बिकॉज दे स्टार्टेड बिलीविंग देयर ओन प्रोपोगंडा। हिटलर would have been ruling the world had he not started believing the propaganda of Mr. Boring and जो उनके दूसरे। आप अकबर के 9 रत्नों की बात कर रहे हैं। 9 रत्न मैं कहना ये चाह रहा हूँ, खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब इस कौम पर रहम कीजिए, अल्लाह के वास्ते इस सर्कल के बयानिए से ऊपर उठ के ज़रा देखें लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं। पता आपको उस वक्त लगेगा जब ये बसात उलट जाएगी। खुदा के लिए मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मुझे आपसे कोई स्कोर सेटल नहीं करना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको पल्स का पता होना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। आज तो बुखारी साहब, इट लुक्स एज इफ यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। आज तो आप हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ लोगों की जिन्होंने खुद बात करनी है प्राइम मिनिस्टर से। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये मंजरनामे देखे हुए हैं। आपको याद है जब वापडा के दफ्तर चलाए गए थे, जब बिजली की कीमत बढ़ाई थी नवाज शरीफ ने, वो भी तो क्लेम करते थे बहुत पॉपुलर लीडर है, इलेक्टेड लीडर है, 2/3 मेजॉरिटी के हैं। जब उनको नहीं माफ किया तो उनको कौन करेगा? बट बुखारी साहब, एक गिला और भी है, उस वक्त की ऑपोजिशन बहुत तगड़ी थी। उस वक्त इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर अपना बिल जलाते थे और प्रेसिडेंट सेट करते थे, पब्लिक पीछे आती थी। आज की ऑपोजिशन एक साइलो में दिखाई देती है, ऐसे लग रहा है जैसे आइलैंड से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बदकिस्मती का टेन्योर ये है कि यहाँ हुकूमत की पार्टी, हुकूमत खुद और अपोजिशन दोनों एक से नाअहल है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बयान दे रहा हूँ आपको, इसलिए कि जो कुछ इस हुकूमत ने अब तक किया है, जो हाल अवाम का हो गया है, इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो पंजाब में किसी वक्त भी टर्नओवर कर सकती थी, जो सेंटर में हुकूमत को हिला सकती थी, अगर उसने भी ये सब कुछ होने दिया है तो दे आर इक्वली गिल्टी इन माई आइज। बुखारी साहब, आज तो मेरा यकीन मुस्तहकम हो गया है कि कोई भी हुकूमत ऑपोजिशन की वजह से नहीं जाती ना। उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान साहब की वजह से गई थी, अपनी मिस मैनेजमेंट की वजह से, अपनी नाहिलियों, अपनी गलती ब्लंडर्स की वजह से गई थी। और अगर आज खान साहब की हुकूमत जाएगी तो आप ये कहने कि अपनी मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस की वजह से जाएगी, ऑपोजिशन कुछ नहीं कर रही है। जब आप अपने बयानिए के खिलाफ खुद चले जाते हैं, आपने कहा करप्शन 90 दिन में ख़त्म करेंगे, जो करप्शन की दास्तानें इस वक्त रकम हो रही हैं, आप इस हुकूमत को हटने दीजिए, आपको पिछले फरिश्ते नजर आएंगे। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब इमरान खान साहब ने एहतसाब क्या किया है, जिसने दवाइयों का बेड़ा गर्क किया, 500% कीमतें बढ़ा दी, वो माल वाल समेट के चले गए, आपने निकाल दिया उनको। आपने बहुत इंसाफ कर दिया। और उसके बाद कोई आटा माफिया है, कोई चीनी माफिया है, आई मीन नेम देम, हर एक के साथ सबसे बड़ी फेवर ये की है कि उसको हटा के नए बंदे को ले आए हैं। इज दैट एहतसाब? जब तक एहतसाब आप अपने घर से, जिसका आपने वादा किया था कौम से कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम मी, then Banigala and then my ministers, where is that बयानिया? ये बुखारी साहब, बॉटम लाइन ये है कि एहतसाब का बयानिया पिट चुका है। एहतसाब के बयानिए पर अवाम अब यकीन नहीं करेगी। एज लॉन्ग एज वो अपने लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ना लेते, नवाज शरीफ साहब बाहर ना जाते, उनसे लूटी हुई रकम वापस आ जाती। इस वक्त कौन सा बयानिया है जो इलेक्टोरल नैरेटिव होगा पाकिस्तान? एक बात आपने बहुत खूबसूरत की, नवाज शरीफ के बाहर जाने की बात। मैं आई सलीम बुखारी solemnly declare,
मुझे तो यकीन उस वक्त आया था जब मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो बीमार है और किसी वक्त भी उनके साथ कुछ हो सकता है। और ये भी उन्होंने हवा में नहीं कहा था, उन्होंने अपने स्पेशल मशीर वो सुल्तान साहब, जो फैसल सुल्तान साहब, उनको भेजा, एक एक रिपोर्ट चेक कराई, तीनों हॉस्पिटल जहां जहां वो रहे उसकी टॉप मैनेजमेंट से रिपोर्ट्स ली। पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद साहिबा सुबह से शाम तक 4-4 बुलेटिन उनकी हेल्थ पे जारी करती थी, आपको याद नहीं है? तो हमें तो प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि ये बीमार है इसलिए हम इसको जाने दे रहे हैं। लास्ट इजाजत दीजिए, दूसरी बात यह है कि ये जो जा रहे हैं कार्रवाई करने के लिए शहबाज शरीफ के खिलाफ, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए और होगी इनके खिलाफ, इसलिए कि दे अलाउड देम। और वो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल ना हो वो वापस आएंगे। ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी, कोर्ट में लिखा हुआ है कि आप हर 15 दिन के बाद उनका हेल्थ बुलेटिन हमें बताएंगे कि क्या उनकी कंडीशन है। अगर कोरोना हो गया है, जब 5-9 महीने तक हुकूमत खामोश रही, किसका कसूर है ये? यही मेरा सवाल है वो भाई साहब, व्हेन नाउ नवाज शरीफ इज नॉट कमिंग, तो शहबाज शरीफ ने एफिडेविट जो दिया था, ऑब्वियसली एक टाइमलाइन थी उसकी, एक मुतय्यन वक्त था कि इतनी देर में नवाज शरीफ इलाज करा के वापस आ जाएंगे, वो नहीं आए। तो इससे पहले शहबाज शरीफ के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या शहबाज शरीफ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, या वाकई नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो हुकूमत ये चाहती कि नहीं हम उसको लेकर आए और तासुर जाए कि हम हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाएं? मुझे यूं लगता है कि ये हुकूमत जो है ये एक्ट करती है, रात को कोई ख्वाब देख लेती है उल्टा सीधा, फिर उसके बाद सुबह उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, परेशानी इनको नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की इसलिए है कि अंदर खाते उनको पता है कि बातचीत उनके साथ भी हो रही है, वो वापस आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ उनकी वापसी के लिए बातचीत हो रही है बाकायदा, और ये बातचीत वही कर रहे हैं जिन्होंने उसको भेजने की बातचीत की थी। बुखारी साहब, देन लेट्स बी फेयर, अगर बातचीत हो रही है तो वेयर इज दैट नैरेटिव, वोट को इज्जत दो, फिर आइन की बहाली, फिर अदलिया की आज़ादी और सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, ये कहाँ है? डेमोक्रेसी की बात करने वाले फिर वो कहाँ जाएंगे सर? ये आपका बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम आप कर सकते हैं। आई प्रॉमिस दैट आई विल कम एंड आई स्पीक ऑन इट। यस, देखिए गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ जो भी पार्टी बनी है, चाहे वो भुट्टो की पार्टी थी, चाहे वो किसी की भी पार्टी थी, इक़्तिदार से बाहर रहना उनके बस की बात नहीं है। एक ख़ास अरसे तक वो अपोजिशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हर मुमकिन रास्ता करते हैं टू कम बैक टू द पावर। शेम इज़ व्हाट नवाज शरीफ इज़ डूइंग, नो एक्सेप्शन। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू टेल यू कि यस, अगर उनकी बात बन गई, जो कि मुझे बनती दिखाई दे रही है, तो आने वाले 3 महीने जिनके बारे में मैंने, आपने नहीं, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वेरी क्रूशल है। So don't you think he will not be recognized as a Nelson Mandela in the eyes of public? Absolutely not. Nobody has the capacity to become Nelson Mandela. हमारा ख्याल ये था कि हमारा ये प्राइम मिनिस्टर जो हसीन भी है, जमील भी है, ये बन जाएंगे नेल्सन मंडेला। शौक तो उनको भी बहुत था, लेकिन जब वो पावर कॉरिडोर में आए हैं, ग्राउंड रियलिटी को देखा है, तो रियलिटीज़ को देखा है, तो पता चला नहीं ये मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ ये सरजमीन जो है ये नेल्सन मंडेला पैदा करने के लिए नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, एक सादा सा सवाल और है, ये थ्योरी तो नहीं है सिर्फ, ये नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होगी कि मुस्लिम लीग नून एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और फिर हुकूमती सफ़ों में खलबली मच जाती है। आना वाना उन्होंने कोई नहीं है, केसेस क्लियर नहीं हो जाते, उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता है। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद एवरी वर्ड ऑफ व्हाट यू हैव सेड इट। लेकिन हुकूमत का हाल ये है कि वो किसी कैफे में बैठ के चाय पी ले और उसकी तस्वीर आ जाए, तो कैबिनेट के पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं होता। आपने रिसेंटली देखा, उनके आने की खबर चली तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग में कह रहे हैं कि वो सुना है, उनकी बातचीत चल रही है। आप जरा अंदाजा तो फरमाइए हाल क्या है। अच्छा बुखारी साहब, लास्टली फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये बात करनी है कि वज़ीर आज़म इतने लाइम क्यों होते हैं? वज़ीर आज़म के पास तो तमाम इदारे होते हैं, एजेंसीज होती हैं, उनके पास तो मिनट बाय मिनट रिपोर्ट आ रही होती है, वो इतने लाइम क्यों हैं? अगर किसी की डील हो रही है, कोई पावर ब्रोकर से मिल रहा है, खुफिया मिल रहा है, अलल ऐलान मिल रहा है, तो वज़ीर आज़म के पास तो सब कुछ होना चाहिए सर। अगर DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर वो तमाशा न किया होता उनका, तो आज भी उनको पता होता कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि आपने खुद उन हलकों के साथ जिनके साथ बना के रखनी चाहिए, उनके साथ बिगाड़ ली, भुगते। साहब, आई डोंट वांट टू क्रॉस दैट लाइन, मेरा ख्याल है आई हैव टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी मानी खेज बात कर रहे हैं। जाते जाते एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या पाकिस्तान का बजट अमेरिका बनाता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मुझे तो
अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है। और स्टेट बैंक ने जो फैसला किया अच्छा नहीं लगा। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। मैं टीवी देख रहा होता हूँ, जुल्म टीवी पे देखता हूँ, गुस्सा चढ़ता है तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। IMF से $1 अरब की किस्त हासिल करने के लिए हुकूमत मिनी बजट और स्टेट बैंक बिल में तब्दीली के लिए जतन कर रही है। ऑपोजिशन बार बार हुकूमत को इन इकदामात पर खबरदार करती रही, मगर हुकूमती तर्जुमान अलग ही राह गलापते रहे। अब खबर सामने आई कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 के मुसवदे से वज़ीर आज़म ऑफिस बिल्कुल लाइल्म था, जिसके बाद IMF की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली में पेश गए के स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी के बिल पर वज़ीर ने भी संजीदा सवालात उठा दिए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 में हुकूमत पर स्टेट बैंक से कर्जा लेने पर पाबंदी, गवर्नर की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने, स्टेट बैंक बोर्ड के अरकान के किसी भी हुकूमती ओहदेदार को जवाबदेह ना होने पर नाखुश है। मुजवजा बिल के तहत गवर्नर जो आर्टिकल 6 है उसकी शिक B4 स्टेट बैंक को वज़ीर आज़म भी मुआशी उमूर समेत किसी मामले पर तलब नहीं कर सकेंगे। उसके मुताबिक वज़ीर आज़म मुजवजा बिल की ये शिक खत्म करना चाहते हैं, मगर इन एतराज़ात के बावजूद IMF के दबाव के बायस बिल में मौजूद सुकम दूर नहीं हो सके हैं। इस बिल के तहत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का हमा वक्त एहतराम किया जाएगा। स्टेट बैंक के बोर्ड अरकान, एग्जीक्यूटिव कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या बैंक के दूसरे स्टाफ पर उनकी कारकर्दगी के हवाले से सरअंदाज होने की कोशिश नहीं की जाएगी। अखबार ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस मॉनेटरी और फिस्क कोऑर्डिनेशन बोर्ड के तहलील पर भी मोतरज़ है। ताहम वज़ीर आज़म ऑफिस को बताया गया है कि ज़मन में वजारत खजाना और स्टेट बैंक में मुशावरत के लिए बोर्ड की जगह लाइजन तजवीज़ किया गया है, लेकिन ज़राए का कहना है कि लाइजन बोर्ड की मुतबादिल नहीं हो सकता। स्टेट बैंक के गवर्नर समेत तमाम ओहदेदार भी हुकूमत को जवाब दे रहेंगे। ऑपोजिशन जमातों, मीडिया और दीगर हलकों में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से सवालात उठाए गए हैं। यह बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। अब यह बिल कायमा कमेटी बराए खजाना के पास जाएगा, जहां इस पर शिकवार बहस होगी। ऑपोजिशन जमातों ने गवर्नर स्टेट बैंक को वाइस राय तक कह दिया, लेकिन उसके बावजूद ये मामला तो पार्लियामान के अंदर है। गवर्नर स्टेट बैंक को लामहदूद इख्तियारात देने के हवाले से अब वज़ीर आज़म ऑफिस के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, मगर सवाल यह है कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल तैयार किसने किया, मुजवजा बिल की मंजूरी किसने और कब दी, स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने का फैसला किसने किया। क्या वज़ीर आज़म कई माह से मौजूद बहस बिल की तैयारी से लाइल्म थे? वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर कैसे कई मराहिल तकमील को पहुंचे? स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी IMF की मंशा या अमरीकी दबाव का शाखसाना है? स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और मिनी बजट के हवाले से खुद वज़ीर आज़म दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के मुताबिक ये सब कुछ अमरीकी दबाव का नतीजा है, जबकि IMF के मामले पर हुकूमत भी एक सफ़े पर दिखाई नहीं देती है। फैसले तो ऐसे हैं ना जो कि IMF के कहने पे प्रायर एक्शंस की वजह से हमें करने पड़े, वरना शायद हम इस वक्त वो उस पोजीशन में ना थे कि वो फैसले हम लेते। क्या आप उन फैसलों से मुतमईन है या वो फैसले पाकिस्तान को मजबूरी में लेने पड़े? नहीं, कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं, ये जो पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं, वरना मैंने तो उठा के अपना सेल्स टैक्स ही जीरो कर दिया था। मजबूरी है, उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600 अरब और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त, और जियो पोलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ। इस दफ़ा जो है वो हमारा एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इस दफ़ा वो बहुत हमें सख्ती से देख रहे हैं और उसकी वजह से ये नेगोशिएशन और भी डिफिकल्ट हो गई थी हमारे लिए। डॉक्टर अशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, फाइनेंस मिनिस्टर ये फरमाते हैं कि अमरीकी दबाव की वजह से IMF की कंडीशंस, उनका रवैया कुछ सख्त था और इस रवैये के सख्त होने की वजह से हमें बहुत सारी कंडीशंस, कई शराइत मजबूरन मानना पड़ी हैं। तो क्या फिर इस स्टेटमेंट को देखते हुए मान लिया जाए कि तारीख का सख्त तरीन IMF प्रोग्राम लागू हो गया? बिल्कुल, इसमें दो ओपिनियन तो हो ही नहीं सकता। शायद पाकिस्तान की तारीख का ये मुश्किल तरीन IMF प्रोग्राम है और ये बात वज़ीर आज़म को पता थी, क्योंकि मैंने उनको खुद बताया था कि अंडर द चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ये प्रोग्राम ब्रूटल प्रोग्राम होगा IMF का, क्योंकि हम अमेरिका के इस वक्त जो है रॉन्ग साइड पे खड़े हैं। पहले हम राइट साइड पे होते थे ना, तो इसलिए ज़रा प्रोग्राम जो है बड़ा आसान हुआ करता था, लेकिन आजकल हम रॉन्ग साइड पे खड़े हैं। तो इसलिए उनके मंशा के मुताबिक हम चूँकि काम नहीं कर रहे हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी हमसे हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इशारा IMF की तरफ होता है। ये वाशिंगटन कंसेंसस का हिस्सा है
क्योंकि वाशिंगटन कंसेंसस 3 अदारों में हुआ था, एक IMF, वर्ल्ड बैंक का, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी। तो असल जो है वो US ट्रेजरी है, इसके पीछे लिहाजा जैसा इंस्ट्रक्शन उन्हें वहाँ मिल रहा है उसी हिसाब से ये सख्त से सख्त जो है। तो डॉक्टर साहब, वो इतनी कड़वी गोली निगलने के बाद भी आज फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि बस 1-2 महीने की बात है, महंगाई कम हो जाएगी। तो इतनी कड़वी गोली निगलने के बाद इस मिठास का एहसास 1-2 महीने तक हम महसूस कर सकेंगे या ये कड़वाहट ही रहेगी? देखिए, मेरा अपने कैलकुलेशन के मुताबिक ये है कि जनवरी के महीने में इन्फ्लेशन हमारा पीक पे जाएगा और ये तकरीबन 13% के करीब हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर में 12.3 है। ये 13 ही होता अगर हम वो 15 दिसंबर को जो हमने 5 रुपया पेट्रोल की कीमत कम की थी, तो जो वो जब बिल्ट इन किया गया है CPI के इसमें बास्केट में, तो इसलिए ये 12.3 हो गया, वरना ये 13 के करीब होता। तो अब चूंकि 4 रुपया हमने बढ़ा दिया है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये 13 तक पहुंच जाएगा जनवरी में। और अगर उसके बाद अगर दुनिया में तेल की कीमतें जो हैं बढ़ी नहीं, इसी सतह पे रहें और कमोडिटी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी लूजन होने लगें, तो हो सकता है कि ये हम भी पास ऑन करें और ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो उसमें। लेकिन ये 13 और 10 के दरमियान ये पूरा माली साल तकरीबन रहेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म को इस बात का इदराक था कि ये बड़ा सख्त प्रोग्राम होगा IMF का, लेकिन इसके बावजूद हम ये बाबरे मजबूरी, ये ऐसी हड्डी है जो ना उगली जाए ना निगली जाए। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल जो है वो भी पार्लियामान के अंदर ले हुआ, तो ऑपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी कंसर्न्स का इजहार कर रहा है। यानी उन्हें यूं लग रहा है, शायद वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर इतना मजबूत हो जाएगा कि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर वजीर आजम को जवाब दे नहीं होगा, ना वजीर आजम उसको बुला सकते हैं। फिर उसकी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक कहा जा रहा है कि प्रीवियसली तो ये कहा जाता था कि अनचेंज रहेगी, लेकिन 3 साल से 5 साल तक बढ़ाना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस पर खुश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ पार्लियामान के अंदर आता है बल्कि हुकूमत को उसकी भरपूर तायीद हासिल होती है और फिर वो पास होने के करीब होता है। तो क्या समझा जाए, ये ड्यूअल बिहेवियर क्यों है फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का? ये बड़े हैरानकुन चीज़ है वैसे, क्योंकि इसी कैबिनेट ने इस बिल की मंजूरी दी कि उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाए। इसी कैबिनेट में दी थी जिसकी सदारत जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। तो अगर जो उसमें इश्यूज था, अगर उस इश्यूज को फिर आप ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, अगर आप काम कर रहे होते ठीक से तो उसी वक्त कैबिनेट में आप इसको जो भी अमेंडमेंट करना चाहते थे वो करके आप दे देते पार्लियामेंट में। लेकिन शायद यह है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ये समझता होगा कि यार हम तो नहीं करेंगे, लेकिन लेट द पार्लियामेंटेरियन डू दिस थिंग्स ऑन देयर बिहाफ। तो हो सकता है कि उनके मेंबर हजरात जो हैं नेशनल असेंबली के और सेनेट के, वो जो है इसी तरीके से जो कंसर्न प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस का है वो वहाँ अपना रोल प्ले करके उसको एडजस्ट कराने की कोशिश करेंगे। सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी में भी जाएगा, नेशनल असेंबली के भी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, तो फिर वहाँ पर ये जो भी इसमें चेंज करवाना चाहते हैं वहाँ कराना। डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन के मेंबरान ने तो स्टेट की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा करार दिया था इस बिल को। तो आपको लग रहा है कि इन कंसर्न्स के बाद, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत यू टर्न तो लेती है, आपको लग रहा है कि यू टर्न हो जाएगा इस बिल के ऊपर? नहीं, देखें, ये तो फिर कभी कौम माफ नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी माफ इस हुकूमत को, कि अगर आप मुल्क की सॉवरेनिटी से खेलना शुरू कर दें। आपको किसी ने इख्तियार नहीं दिया है इस चीज़ का। जब आप खुद कंसर्न शो कर रहे हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं और ये प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल बेबस होगा, तो फिर आप ये इसको जानते बूझते ये काम करेंगे आप पार्लियामेंट में? आपके जो लोग पार्लियामेंट में हैं वो किस दिन काम आएंगे फिर आपके? लेकिन डॉक्टर साहब, माजी में ये देखा गया कि हुकूमत जो बिल पास कराना चाहती है वो तो अददी अक्सरियत की बिना पर करा लेती है। व्हाट इंप्लीकेशंस आर यू लुकिंग एट व्हाट कॉस्ट? दिस हैज बीन डन बट नाउ इट हैज बीन डन एट व्हाट कॉस्ट डॉक्टर साहब? देखिए, अगर इस बिल को जो अभी पेश किया गया है कैबिनेट से जो अप्रूव होके पार्लियामेंट में आया है, अभी भी इसमें बहुत कुछ है
कि इसमें गवर्नमेंट को बोरो करने की इजाजत नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट के बोरो करने की इजाजत नहीं होगी तो ये सिस्टम हमारा चोक हो जाएगा। इसलिए कि हम हमेशा रेवेन्यू हमारा कम होता है मंथली और एक्सपेंडिचर के मुकाबले में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे बोरो करने के लिए? कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। कमर्शियल बैंक हमें एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। और कमर्शियल बैंक अगर सब हुकूमत को ही पैसा देना शुरू कर दे तो फिर प्राइवेट सेक्टर को कौन देगा पैसा? तो ये हमारा सिस्टम जो है चोक हो जाएगा। इसलिए ये भी एक इशू है। दूसरा जो है, बहुत सीरियस बजटरी इम्प्लीकेशंस हैं इसके इस बिल में, क्योंकि स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी पैसा जो है वजारत खजाना को देते हैं एज ए नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पे। ये तकरीबन ट्रिलियन रुपीस का है, 1000 अरब का ये बजटरी हिट लगेगा साल का। तो ये तो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना ये। डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ हुकूमत इसका खुद काउंटर आर्गुमेंट ये देती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका ताल्लुक क्योंकि मॉनेटरी साइड से है, तो मॉनेटरी साइड में वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, फिस्कल साइड गवर्नमेंट देखती है, तो ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट था, इसलिए कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यार मेरे भाई, ये डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ हम आइसोलेशन में साइलोज में बैठ के काम नहीं कर सकते। हर ऑर्गन ऑफ द स्टेट को काम करना है। ये अगर स्टेट बैंक का है कि ग्रोथ की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये नौकरी कहां से मिलेंगी? ये मुल्क ऊपर कैसे जाएगा? आप कहें कि जी हम ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, स्टेट बैंक डिस्काउंट रेट बढ़ा दे, तो सब आपको पानी फेर देंगे। इसलिए ये कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ता है, वरना सिस्टम चोक हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत केयरफुल तरीके से मैं उन जो अपोजिशन के भी लोग हैं, इवन जो पीटीआई के सेनेट के जो मेंबर हैं और नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा टेस्ट है कि क्या वो आंख बंद करके इसी तरीके से बुलडोज कर देंगे, इसको पास करा लेंगे जिस तरीके से माजी में करते रहे हैं। अगर ये किया तो ये कौम कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी इस हुकूमत को। ये क्या लेके जाएंगे अपने लोगों से वोट लेने के लिए कि आपने अपने मुल्क का सौदा कर दिया, अपने सेंट्रल बैंक का सौदा किया। फाइनली यू थिंक द बॉल इज नाउ इन द पार्लियामेंटेरियंस कोर्ट के लिए। जी डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ ये जो हमारा ये जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं काफी देर से लिंगर ऑन हो रहे हैं, खासतौर पे ट्रेड डेफिसिट का इशू है। अब ये बताया जा रहा है कि हमने इंपोर्ट्स को कर्टेल कर लिया है, कीपिंग एक्सपोर्ट्स, मीगर एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ी हैं। अब आप देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड डेफिसिट जो है वो फिर पहली शशमाही का वो भी आप देख रहे हैं कि वो रिकॉर्ड देखा गया है। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स का पहिया घूमेगा, इंडस्ट्री चलेगी, फाइनली एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और ये ट्रेड डेफिसिट काबू पे आ सकेगा और फाइनली करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी काबू पा सकेंगे? मैं कहीं पर इस हुकूमत के कहीं पर यह रियलाइजेशन नहीं देख रहा हूं कि इंपोर्ट को कर्ब किया जाए। कहीं नहीं देखता हूं मैं। ये लिप सर्विस है। ये लिप सर्विस से इंपोर्ट को कर्ब नहीं किया जा सकता है। इंपोर्ट को कर्ब किया जा सकता है एक्शन से, पॉलिसीज, मेजर्स से, सिर्फ बातों से नहीं होता है। जिस तरीके से गैप है अभी फर्स्ट 6 मंथ में, ये तो 50-60 बिलियन डॉलर के करीब हमारा जो है वो ट्रेड गैप हो जाएगा। सिर्फ आप देखें कि इंपोर्ट का ग्रोथ देखें, कुछ 60-65-70% हमारा तो 6 महीने इंपोर्ट का ग्रोथ है। डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक कि इंपोर्ट्स पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उससे ये कर्ब हो जाएंगे? यार ये क्या कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर है मेरे नजदीक। ये सब जो है हाफ हार्टेड तरीके से किया गया है। मैं तो ये देख रहा हूं कि the case is being built to go for yet another IMF program, और जो मुल्क के लिए इंतहाई डिजास्टर होगा, इंतहाई डिजास्टर। क्योंकि अगर मैं ये समझता हूं कि ये डिजास्टर है, अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं हर वो इक़दाम करता कि जिससे मुझे IMF में जाने की जरूरत न पड़े। और मैं पिछले 3-3.5 साल से चीख के कह रहा हूं कि अपने नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कर्ब करो, कोई क़यामत नहीं टूटेगी पाकिस्तान में। लेकिन मैं नहीं देखता हूं कोई रियलाइजेशन नहीं है, किसी सतह पर रियलाइजेशन नहीं है इसकी कि इंपोर्ट को कर्ब किया जाए। ज़बानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली सर ये बताइएगा, फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो, क्योंकि उनका बैंकिंग सेक्टर से बहुत एक जो है वो वास्ता रहा है, वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, एंड ही इज़ फार बेटर देन एनीबडी एल्स जो पहले काम करते रहे हैं। आपको लगता है कि ये फेलियर है, एक और फाइनेंस मिनिस्टर फेल हो गया इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए? लास्टली ये कहिएगा यार, शौकत तरीन का आप हाथ पैर बांध दें और उसको रिंग में फेंक दें आप कि जाके लड़ो, आपने उसके हाथ पैर सब बांध दिए हैं, तो क्या लड़ेगा जाके वहां पर? तो ये वो जितना उसके पास इस वक्त है, वो जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। मेरे ख्याल में ही इज डूइंग ए ग्रेट जॉब। लेकिन बात यह कि उसके हाथ पैर तो पहले बांध दिया है। किन्होंने बांधे हैं पैर? आपने यूनुस धागा साहब का स्टेटमेंट नहीं देखा कि हमने तो एक डिफरेंट IMF का प्रोग्राम जो है वो हम उनके साथ अग्री कर रहे थे। उसके बाद उस टीम को हटा दिया गया वहां से, सीन से, यूनुस धागा इंक्लूडिंग। और उसके बाद जो टीम आके बैठी वो क्या था? एक तरफ IMF वॉशिंगटन था, दूसरी तरफ IMF इस्लामाबाद था। ऑल द फैमिली बिजनेस था वो, वही ओरिजिनल वाला जो लेकर आए थे उसी पर सबने साइन कर दिया। तो जब आप अपने मौत के परवाने पे साइन कर दें और फिर शौकत तरीन से कहें कि यार मुझे मरने से बचाओ, वो क्या कर सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान, प्रिंसिपल नस्ट माहिर इक्तिसादी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन जोड़ी कौन सी है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इसके तख्त पर सरदार उस्मान बुज़दार बराजमान है। इस सूबे में हुकूमत की हर नाकामी का मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाला जाता रहा है। यही वजह है कि 3.5 बरस में कोई भी चीफ सेक्रेटरी, IG, कमिश्नर्स और दीगर यहां जमकर काम नहीं कर सके। इसी हवाले से अंग्रेजी रोजनामे दी न्यूज़ ने खबर दी है कि तख्त लाहौर पर बिलाशक उस्मान बुज़दार बैठे हैं, मगर सरकारी और सियासी ओहदे के बगैर एक बासर जोड़ी नीली बार पर हुक्मरानी कर रही है। खबर के मुताबिक जो अफराद उनकी सरगर्मियों से वाकिफ हैं और अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते हैं, बाप बेटे की जोड़ी सियासी और ब्यूरोक्रेटिक हलकों में अपनी मुदाखलत और असर व रसूख के लिए मशहूर है। खबर के मुताबिक ये जोड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI समेत किसी सियासी जमात की ना तो मुंतखब है और ना ही ओहदेदार है, लेकिन नीली बार पर राज करती है। साहिवाल डिवीजन के इंतजामी अमूर में काबीना के किसी भी रुकन से ज्यादा उनका जोर और फैसला कुन बात होती है। दी न्यूज़ से बात करते हुए ओहदेदारों ने कहा कि वज़ीर आला और उनका दफ्तर साहिवाल डिवीजन में तमाम पोस्टिंग्स, तबादले और अहम तकर्रियाँ बासर जोड़ी की ख्वाहिश पर करते हैं। इस जोड़ी का बड़ा रुकन सीनियर अफसरान का तबादला करवा देता है और अगर वो उनके फ़ोन का जवाब ना दे पाएँ तो सूरत हाल बिल्कुल बरक्स हो जाती है। अगस्त 2018 से गुज़श्ता 3 सालों में पाकपतन से 60 डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान यानी 60 DPOs के तबादले हुए हैं। गुज़श्ता 3 साल के दौरान साहिवाल के 6 कमिश्नर्स के तबादले किए गए हैं। अखबार ने दावा किया है कि ज़मीनी जांच पड़ताल से यह बात सामने आई कि आप पाशी केन्स, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हाईवेज एंड पब्लिक हेल्थ, तहसीलदार, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स यानी SHOs और रेवेन्यू हुक्काम और वफाकी महकमों जैसे सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा और फेडरल इन्वेस्टिगेशन के अफसरान को उनके आला अफसरान मशवरा देते हैं कि जोड़ी के साथ एहतराम का मुजाहरा करें, वरना वो नीली बार में नहीं रह सकेंगे। ओहदेदारों ने दावा किया है कि कई मामलात में दफ्तर, वज़ीर आला और महकमा जाती सरबराहान साहिवाल डिवीजन में तैनात अपने फील्ड अफसरान को जोड़ी के लाहौर फार्म हाउस का दौरा करने और उनसे अपनी गलतियों पर माफ़ी तलब करने देते हैं। उनका कहना है कि दोनों की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने वाले ब्यूरोक्रेट्स का मजाक उड़ाना, उनकी तौहीन करना, धमकियाँ देना और उनको निशाना बनाना एक बाकायदा मामला है और वज़ीर आला ऑफिस या पंजाब सेक्रेटेरिएट में आला अफसरान इन अफसरान की मुआवनत करने में अपनी नाअहली का इजहार करते हैं। अफसर वज़ीर आला ने अफसरान को जोड़ी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की सिफारिश की है। सेंट्रल पंजाब की तरह नीली बार का इलाका पाक लीग नून यानी PMLN की सियासी हमायत का मरकज़ है। इसकी कुछ बातों से वाज़ेह होता है कि इस इलाके से कौमी असम्बली के 9 अराकीन में से 8 का ताल्लुक PMLN से है। इसी तरह पंजाब असम्बली के 20 अराकीन में से 15 PMLN के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। अखबार के मुताबिक राब्ता करने पर मद के तर्जुमान हसन खाबर का कहना था कि ओकाड़ा, साहिवाल और पाकपतन इजला में ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रियों और तबादलों में बैरूनी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरिट के मुताबिक और कानून के तहत किया जा रहा है।
वो अफसरान जो मतलूबा मयार के मुताबिक डिलीवर नहीं करते उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है और जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया उन्हें तारीफी असनाद जारी की गई। हसन खावर ने कहा कि वज़ीर आला का खुसूसी मॉनिटरिंग यूनिट अफसरान की कारकर्दगी का मुशाहिदा और निगरानी जारी रखे हुए और जज़ा व सज़ा का फैसला वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी उसकी सिफारिशात की रोशनी में करते हैं। ये तो पंजाब हुकूमत के हसन खावर कह रहे हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है खुद आला अफसरान, खुद जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बता रहे हैं। वो जोड़ी कौन सी है, बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी बातें समझने की ज़रूरत है कि जो नीली बार पर काबिज़ है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।